तो चलिएगा दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी में। तो पहले तो जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं सभी लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा कि जो भी लोग आए हैं एक चक्कर ज़रूर लाइक का बटन दबा दीजिएगा। साथ साथ जो लोग चैनल पर नए हैं एक चक्कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हमने करना है पहले वीडियो में जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पुरानी वीडियो देख लेना मेरे, क्योंकि मैं पुरानी वीडियो में उत्तराखंड का जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन था जहाँ पर आयोग द्वारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करा चुके थे वो वाला कवर करा चुका हूँ। साथ साथ मेरे करंट अफेयर के भी 2 मंथ की सीरीज़ चल गई थी, जनवरी और फरवरी की। आज जो सीरीज़ चलेगी वो चलेगी हमारी मार्च से अप्रैल तक के मध्य। ठीक है, तो जो भी लोग नए हैं इस चैनल को एक चक्कर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए मार्च की बात आ जाएगी। मार्च में देखें, मार्च 2022 में उत्तराखंड की भूटिया जनजाति पर केंद्रित एक लघु फिल्म थी हमारी पाटल 3 के नाम पर का चयन दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित होने वाले 39वें इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल प्रदर्शन के लिए किया गया था। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप पे आता है पाटल टी क्या था, तो पाटल टी एक क्या थी, उत्तराखंड की भूटिया जनजाति पर केंद्रित एक लघु फिल्म थी। इसका चयन किस लिए हुआ, तो जो हमारा 39वां इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का प्रदर्शन में इसके लिए क्या किया गया, इसे चयनित किया गया था। बुसान फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किए जाने वाली इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन रुद्रप्रयाग के किसके द्वारा किया गया, संतोष रावत जी के द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण व निर्देशन किया गया था। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि फेस्टिवल के लिए चयनित कुल 40 फिल्मों में से इस फिल्म को 14वां स्थान मिला था और फिल्म बुसान फिल्म समिति में प्रदर्शित की जाने वाली इन फिल्मों में से 4 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को ऑस्कर समेत विभिन्न स्तरीय पुरस्कारों के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो अगला फैक्ट हम पाएगा, अगला फैक्ट देखना, यमुना घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता के काल से जुड़ी एक प्रतिमा मिली। हाल ही में मार्च 2022 में हम पे उत्तराखंड क्षेत्र में एक बड़ी खबर आई थी। खबर क्या थी कि उत्तराखंड में प्राचीन काल में देखें तो हम भारत में देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। हम पे सिंधु घाटी सभ्यता के समान ही उस कालावधि के टाइम में उत्तराखंड में एक मूर्ति मिली है। मूर्ति देखना कहाँ पर मिली, यमुना घाटी में मिली। हाल ही में उत्तराखंड के दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की पहल पर पुरातत्व एवं इतिहास के शोधार्थियों ने उत्तरकाशी यमुना घाटी जिले के यमुना घाटी के स्थित देवल गांव में पाषाण निर्मित महिष, अगर कभी भी आएगा यहाँ से किस आकृति की शैलाकृति मिली है सिंधु सभ्यता से हम जिसे जोड़ रहे हैं वो किस आकार की है, तो महिष कहें या भैंस मुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा खोजी गई। कैसी खोजी गई है, तो भैंस मुखी या महिष मुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा यहाँ से खोजी गई। मार्च 2022 को दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के शोधार्थी और तथा इतिहासकार डॉक्टर MP जोशी, माहेश्वर प्रसाद जोशी ने पत्रकारों को जानकारी दी कि शोधार्थी इस प्रतिमा को सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त आदि शिव किससे मान रहे हैं, किसकी समान प्रतिमा होगी ये, तो आदि शिव के समान ये प्रतिमा को जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि ये प्रतिमा किस टाइम की है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, अगला देखना, अगला 2023 में हम पे देखना, 2022 मार्च में हम पे देखना क्या हुआ था, घसियारी उत्सव। उत्तराखंड में पहली बार घसियारी उत्सव माना था। घसियारी उत्सव देखना तो मार्च 2022 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री घाटी में स्थित छोटे से गांव मथोली गांव में, कहाँ पे हुआ था ये, तो उत्तरकाशी, ये भागीरथी घाटी, या हम कह दें मथोली ग्राम में या मथोली गांव में क्या हुआ था, हमारा घसियारी उत्सव का आयोजन किया गया था। देखना मुख्यतः घसियारी उत्सव का जो हमारा थीम होता है वो किस पे होता है, यह कार्यक्रम का आयोजन बकरी छाम के फैम प्रदीप सिंह पवार ने किया था। इस उत्सव के आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना और परंपरा का संरक्षण करना था। ये देखना कार्यक्रम में कुल 50 महिलाओं ने हिस्सा लिया और आज आयोजकों ने महिलाओं की 5 टीमों का गठन किया और प्रतियोगिता के विजेताओं को 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया। ठीक है, अगला देखना, अगला जो हम पाएगा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव। फरवरी में विधानसभा चुनाव हुए, मार्च में रिजल्ट आना शुरू। ठीक है, 10 मार्च 2022 को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव आयोग ने राज्य की 70 सीटों पर चुनाव परिणाम घोषित कर दिए, जिनमें भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली और जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ने यहाँ पे बनाई है उत्तराखंड में। ठीक है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक 47 सीटों पर जीत बनी। कितने सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती? 47। कांग्रेस कितने पर जीती? तो 19 सीटों पर जीती थी। जो बीजेपी का वोट शेयर था 44.33% वोट शेयर था। इसके साथ ही बीजेपी ने उत्तराखंड में लगातार 2 बार सरकार बनाने वाली पहली पार्टी का इतिहास रच दिया।
ठीक है, इसके साथ साथ हमारे जो सीएम बने थे, हमारे सीएम कौन बने थे, तो पुष्कर सिंह धामी जी हमारे सीएम बने थे। इसके साथ साथ अभी एक हुआ विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष पहली बार कोई महिला बनी है, कौन बनी है, तो ऋतुभूषण खंडूरी जी। ऋतु खंडूरी जी हमारी क्या विधानसभा अध्यक्ष बनी है, ये भी याद रखना आपको। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, तो देखना बंशीधर भगत प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में, जब भी कोई सरकार बनती है, किसी को सरकार बनानी होती है, तो क्या होता है कि उत्तराखंड या किसी भी विधानमंडल में एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। वैसे ही 2022 में बंशीधर भगत को क्या बनाया गया था, प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता था। 14 मार्च 2022 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने चौथी विधानसभा को भंग कर निर्वाचित विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को जो हमारी पांचवी निर्वाचित विधानसभा था का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। प्रोटेम स्पीकर का नियुक्त क्या होता है कि वो अपने आप में से विधानसभा में चुने हुए सदस्यों में से एक को क्या अध्यक्ष के रूप में चुनाव करवाता है। कौन कराता है, तो वो कराता हमारा प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, अगला देखना झंडा मेला। झंडा मेला मार्च 2022 को नए पवित्र श्री झंडे जी के आरोहण के साथ ही देहरादून में झंडा मेला की औपचारिक शुरुआत हुई। झंडा मेला कहाँ पे लगता है, तो झंडा मेला आपको याद रखना है, देहरादून में झंडा मेला लगता है। झंडा मेला किस संप्रदाय से संबंधित है, तो झंडा मेला हमारा किस संप्रदाय से, उदासी संप्रदाय से हमारा झंडा मेला संबंधित है। देखना झंडा साहिब दरबार, जो झंडा दरबार का निर्माण किया था, ये किसने किया था, पंजाब कौर ने। पंजाब कौर ने इसका निर्माण किया था। कब किया था, तो 1707 में झंडा दरबार का निर्माण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला हम पे है वृद्धावस्था पेंशन योजना में परिवर्तन। अभी उत्तराखंड सरकार ने देखना तो वृद्धावस्था पेंशन में बड़े बड़े कुछ परिवर्तन किए हैं। देखना क्या 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 चीज़ परिवर्तन किए, इन्हें बाई डिटेल हम जानेंगे। तो देखना इसमें क्या क्या हुआ, तो देखना 29 मार्च 2022 को राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन की जो राशि थी वो 1200 से बढ़ाकर अब कितने कर दी गई, 1400 रुपये की गई। पहली बात तो यह कि 200 रुपये इंक्रीजमेंट इसमें कर दिया, अब 1200 में 200 और कर दिया, तो टोटल कितना कर दिया, 1400 रुपये इसमें बढ़ा दिए गए। फिर नए परिवर्तनों के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र परिवार के वृद्ध दंपति को वर्ष में 14,400 रुपये के स्थान पर अब कितने मिलेंगे, 33,600 रुपये की राशि प्राप्त होगी। ठीक है, इसके साथ साथ क्या था, गैरतलब है कि पहले वृद्धावस्था पेंशन वृद्ध दंपति से किसी एक को ही मिलती थी। तो हमारी दंपति होती थी, वृद्ध दंपति में से या तो पति को मिलेगी या तो पत्नी को मिलती, लेकिन तो अब यह पेंशन पति पत्नी दोनों को प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, पेंशन योजनाओं में परिवर्तनों को पिछले वर्ष दिसंबर में घोषित करने के साथ साथ कैबिनेट की मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। अभी देखें तो हमारा जो समाज कल्याण विभाग में जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं वो कौन है, हमारे चंदन राम दास जी हैं। ठीक है, अगला देखना, टिहरी जिले के सुरकंडा क्षेत्र में डॉपलर रडार का कार्य पूर्ण हुआ। अभी हमने हाल ही में टिहरी के सुरकंडा देवी मंदिर, या हम क्या कहते हैं किस पर्वत पे, तो सिरकूट पर्वत पे कौन सा लगा दिया, डॉपलर प्रभाव रडार लगा दिया। हाल ही में राज्य के मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि टिहरी जिले के सुरकंडा मंदिर क्षेत्र में डॉपलर रडार लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में रडार का काम चल रहा है, जिसका 1 महीने के भीतर सुचारू तरीके से कार्य प्रारंभ करने की उम्मीद है। गैरतलब है कि जून 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए पर्वतीय क्षेत्र में रडार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, लेकिन क्षेत्र में रडार स्थापित करने के लिए वर्षों से भूमि का चयन नहीं हो पाने के कारण रडार की स्थापना नहीं हो पाई थी। अब देखना, रडार डॉपलर में करीब 2 घंटे पहले ही बारिश, ओलावृष्टि या हवाओं की संभावना की जानकारी मिल सके। कहीं भी अगर अत्यधिक बारिश हो रही तो ये क्या कर देगा, कहीं भी 2 घंटे पहले जानकारी देगा कि यहाँ पे ऐसी परिस्थितियां बन रही। साथ साथ रडार 100 किलोमीटर के दायरे में मौसमी गतिविधियों पर डाटा रिकॉर्ड रखने में क्या हमारा ये रडार जो हमारा ये सक्षम है। ठीक है, अगला देखना, अगला क्या आएगा, अगला देखना 164 भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप। अभी उत्तराखंड सरकार ने देखना 8 अप्रैल 2022 को, बाई डेट याद रखना कब, तो 8 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में 1064 भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। तो देखना, इस ऐप को विजिलेंस विभाग द्वारा उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए निर्मित किया गया। ठीक है, जीरो टॉलरेंस की सरकार हम कहते थे, उसी के लिए ये ऐप आया है। इसमें क्या विजिलेंस विभाग कहता है कि हम भ्रष्टाचार को क्या कर देंगे, जड़ से समाप्त कर देंगे। यह ऐप हिंदी व अंग्रेजी
दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें कोई भी व्यक्ति 164 नंबर पर ऐप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है। यदि किसी शिकायतकर्ता की शिकायत विजिलेंस से संबंधित नहीं है तो उसे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। ठीक है, ऐप के माध्यम से प्रत्येक शिकायतकर्ता को रजिस्टर कर संबंधित डाटा की सुरक्षा के साथ साथ शिकायतकर्ता की गोपनीयता का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अभी देखना अप्रैल 2022 में जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में थे वो थे नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी देखना 9 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान धाम भवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा उत्तराखंड के नरेंद्र सिंह नेगी को लोक संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नरेंद्र सिंह नेगी की बात करूँ तो नरेंद्र सिंह नेगी का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो उनका संबंध पौड़ी जनपद से। नरेंद्र सिंह नेगी का संबंध कहाँ से है, तो पौड़ी जनपद में इन्होंने अपने कैरियर की जो शुरुआत की थी वो गढ़वाली गीतमाला से की थी तथा इनका पहला जो उपन्यास एल्बम था वो कौन सा था, इनका पहला एल्बम तो बुरहान से इनका पहला एल्बम था। इसके साथ साथ देखना इन्हें मोनाल पुरस्कार, गढ़कला शिरोमणि सम्मान आदि से भी पहले क्या किया जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ साथ अगला देखना तो अगला क्या है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में उत्तराखंड। अभी देखना हमारे क्या राज्य ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में उत्तराखंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट से संबंधित रिपोर्ट उत्तराखंड को फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल किया गया। जो उत्तराखंड अभी नीति आयोग की जो हमारी ये ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 की जो संबंधित रिपोर्ट थी उसमें उत्तराखंड को फ्रंट रनर के रूप में शामिल किया गया। इसके साथ साथ ऊर्जा और जलवायु के सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सी रैंक मिली है, तो उत्तराखंड को 5वीं रैंक मिली है, जिसमें उत्तराखंड का स्कोर क्या रहा, 46.5 मिला। ठीक है, इसके साथ साथ आपको देखना खाद्य सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सी रैंक दी गई, नीति आयोग द्वारा 7वीं रैंक दी गई। इसके साथ साथ आपने देखा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी रैंक दी गई, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी रैंक दी गई, 15वीं रैंक दी गई। ठीक है, यह सूचकांक 2019-2020 के आंकड़ों पर आधारित नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया। गैरतलब है कि यह सूचकांक 6 मानकों डिस्कॉम का प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण स्थिरता, स्वच्छ ऊर्जा की पहल और नई पहल तथा पहुंच तक के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, इसमें 6 मानक निर्धारित हैं। ठीक है, अगला देख रहा उत्तराखंड में नागरिक सहायता की कवायद। तो अभी देख रहा हमने 2022 में देखे थे जब चुनाव हुए थे तो पुष्कर सिंह धामी ने खूब कहा था कि हम यहाँ पे क्या समान नागरिक सहायता यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना करेंगे। तो लगातार जैसे पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीत के आते हैं तो उत्तराखंड में क्या कर देता है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में समान नागरिक सहायता के क्रियान्वयन के लिए गृह विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया। अभी देखना तो इस निर्णय के पश्चात गृह विभाग इसके लिए समिति गठन करने के साथ साथ एक समान नागरिक सहायता ड्राफ्ट तैयार किएगा। अभी देखना एक समिति गठित की है क्या समान नागरिक सहायता के लिए, वो समिति की गई है हमारा किसका, रंजना प्रकाश देसाई समिति उत्तराखंड सरकार ने गठित की है। किसके लिए गठित की है, तो समान नागरिक सहायता के लिए गठित की है यूसीसी से। गैरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में इसके लिए समिति बनाने का निर्णय लेते हुए कहा था कि इस समिति में विधि एवं कानून के साथ साथ अन्य क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए न्याय विभाग को नोडल विभाग बनाते हुए इसका ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब इसमें परिवर्तन करते हुए यह जिम्मा गृह विभाग को सौंपा गया। उल्लेखनीय है कि समान नागरिक सहायता संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के भाग 4 में और आर्टिकल किसमें 44 में कभी भी आएगा समान नागरिक सहायता का उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में हुआ है, तो सीधे सीधा आपको लिखना भाग 4 में। इसके साथ साथ अगर पर्टिकुलर अनुच्छेद पूछ देगा तो अनुच्छेद कितना, आर्टिकल 44 आपको याद रखना। अभी देखना तो पूरे भारत में केवल एक ही जगह समान नागरिक सहायता है और वो जगह हमारी कौन सी है, तो वो गोवा है। ठीक है, अगला देखना ब्यासी जल विद्युत परियोजना। अप्रैल 2022 में ब्यासी जल विद्युत परियोजना बड़ी चर्चाओं में रहती। क्यों चर्चाओं में रहती, हाल ही में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के एमडी संदीप सिंघल ने बताया कि ब्यासी जल विद्युत परियोजना के सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं तथा इससे 19 अप्रैल
2022 से क्या हो जाएगा, बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। ब्यासी जल परियोजना विकासनगर के निकट लोहारी, अभी आपने देखा लोहारी गांव डूबने की, आपने बहुत सारी रीलें डाली होगी, बहुत सारी वीडियो डाली होगी, तो वही है। कभी भी आएगा लोहारी गांव किस जल विद्युत परियोजना से संबंधित है, तो आपको सीधा सीधा याद रखना ब्यासी परियोजना। ब्यासी परियोजना किस नदी पर है, तो आपको याद रखना किस नदी पर ब्यासी परियोजना है, तो यमुना नदी पर हमारी कौन सी है, ब्यासी परियोजना। कितने मेगावाट की है, तो 120 मेगावाट की इस परियोजना को उत्तराखंड में 353 मिलियन यूनिट बिजली वार्षिक मिलेगी, जबकि 0.72 मिलियन यूनिट दैनिक बिजली मिलेगी। ठीक है, अब देखना अभी जो हाल ही में जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ हुआ था हमारा प्रवेश उत्सव। कभी भी आएगा प्रवेश उत्सव क्या था, तो इसके बारे में देखना। 20 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर में व्यापक नामांकन अभियान या इसे हम क्या कह देते हैं, प्रवेश उत्सव की शुरुआत की थी। ठीक है, यह व्यापक नामांकन अभियान राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन बढ़ाने के लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा चलाया गया। 10 दिवसीय प्रवेश उत्सव का अभियान का संचालन 30 अप्रैल तक किया गया। कभी भी आएगा प्रवेश उत्सव का संबंध किससे है, तो याद रखना पर जो हमारे सरकारी स्कूलों में क्या कहते हैं, छात्रों के एडमिशन बढ़ाने, या हम शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो छात्रों के नामांकन बढ़ाने के लिए या ये क्या चला था, प्रवेश उत्सव शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था, राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर से शुरू हुआ था। कब हुआ था, तो 20 अप्रैल 2022 से ये शुरू हुआ था। किसने किया था, तो हमारे शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी द्वारा ये शुरू किया गया था। अगला देखना क्रांति दिवस मेला, याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हम पे। क्रांति दिवस मेला 23 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के पीटशैंड क्षेत्र में मासो चोपड़ा कोट में क्रांति दिवस मेले की मैं शिरकत की। मुख्यमंत्री ने पुष्कर पेशावर कांड के महानायक वीर चंद सिंह गढ़वाली की स्मृति में मनाए जाने वाले क्रांति मेले को प्रतिवर्ष राजकीय मेले के रूप में मनाए जाने की यहाँ पे क्या कर दी, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी। गैरतलब है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 23 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश रॉयल गढ़वाल राइफल के हवलदार मेजर वीर चंद सिंह गढ़वाली ने ब्रिटिश हुकूमत के निहत्थे पठानों पर गोली चलाने के निर्देश को मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। आज्ञा न मानने के कारण इन गढ़वाली सैनिकों पर मुकदमा चलाएगा, जिसकी पैरवी किसने की थी, तो मुकुंदी लाल द्वारा इसकी पैरवी की गई थी। मुकदमे के पश्चात 1930 में वीर चंद सिंह गढ़वाली को 14 साल के कारावास के लिए एटाबाबाद जेल कहाँ पे हमारी, तो पाकिस्तान में हमारा जेल भेज दिया गया। किंतु बाद में इनकी सजा कम करके 11 वर्ष की सजा के बाद 26 सितंबर 1941 को इन्हें क्या कर दिया था, रिहा कर दिया था। कभी आएगा वीर चंद सिंह गढ़वाली किस कांड से संबंधित थे, तो याद रखना ये किस कांड से थे, पेशावर कांड, या इसी का दूसरा नाम मिलता है पे किस्सा खानी बाजारी कांड। तो ये था दोस्तों हमारा मार्च और अप्रैल का क्या था हमारे करंट अफेयर। उम्मीद रहेगी जल्दी आप लोगों के बीच नया करंट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।